मैं तो कहता हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप कहते हैं कार्रवाई हुई, कार्रवाई क्या हुई? सस्पेंशन कोई कार्रवाई थोड़ी है। वन विभाग सबसे भ्रष्टाचार का अड्डा है प्रदेश में आज। इस चक्राता में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और मैं अमिताभ। आज हम फिर से मौजूद हैं खास शख्सियत के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रथम चरण में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हुआ था और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस वर्ष वोटिंग प्रतिशत कुछ कम रहा है। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चक्राता विधानसभा के लोकसभा चुनाव संयोजक नोटियाल जी, और उन्हीं से पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। और एक मुद्दा भी इस दौरान बहुत चर्चाओं में रहा, चुनाव बहिष्कार को लेकर, उस पर भी तमाम बात करेंगे। सीधे बात करते हैं नोटियाल जी से और पूछते हैं क्या वजह रही इस चुनाव में कम प्रतिशत को लेकर। सर, प्रथम चरण में लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में 5 सीटों पर चुनाव हुआ है और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस वर्ष जो वोटिंग प्रतिशत था वो कम रहा है। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका जो विश्लेषण आया है उसमें बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि जो जगह जगह स्थानीय मुद्दे थे उनके चलते लोगों ने, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया है। और चक्राता विधानसभा से भी 12 गांव ऐसे रहे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर चुनाव बहिष्कार किया है। इसकी प्रमुख वजह आप क्या समझते हैं? दो बात पे आपने चर्चा करने को कहा। एक तो ये कि पूरे लोकसभा क्षेत्र टिहरी में चुनाव प्रतिशत कम क्यों हुआ है, उसका क्या कारण है, फिर मैं उस पर चर्चा करूँगा। देखिए, बहुत चुनाव का वोट प्रतिशत कम रहा है, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन इसके कारण जो है कुछ राजनीतिक लोग पॉलिटिकल पार्टीज में उसका विश्लेषण अपनी पार्टी के हक में उसको घुमा फिरा के कहते हैं, तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि 2 वजह है। एक तो पहाड़ी क्षेत्र में लोग बाग गाँव में कम थे अभी, और वोट डालने नहीं जा सके। दूसरी बात, इसके पीछे जो एक पलायन कहिए, सब मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। मैं जौनसार बावर में देखा है, तो जो लोग हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग गए हैं, वहाँ पर गए। और ये ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की टिहरी सीट पे हुआ है, ये पूरे ही देश में हुआ है, पूरे देश में कम हुआ है। तो ये एक, मैं कहता हूँ कि जनरल सी बात थी सब जगह कि वोट में लोगों ने बहुत ज़्यादा एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया। जो चुनाव बहिष्कार की बात थी वो कोई अचानक से सामने नहीं आई है। लगभग 2-3 महीने पहले भी इस बात को लेकर धरना दिया गया था, रोड की समस्या को लेकर। और उस समय जो स्थानीय प्रतिनिधि थे उनके द्वारा एक वादा किया गया था कि 3 माह के अंदर इस रोड का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। चुनावी बहिष्कार जब उन्होंने ऐलान किया उस समय भी कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि उनसे मिला नहीं, क्योंकि चुनावी बहिष्कार एक छोटी मोटी समस्या, बहुत बड़ी एक बात है लोकतंत्र में, और इसको लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती थी उनसे बात करने की, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन आपके द्वारा एक प्रयास किया गया था, इस विषय में आप क्या क्या कह रहे हैं? देखिए, रोड का मामला आज का नहीं है, 30 साल पुराना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस मार्ग की मांग जो थी मेरे सामने, सारे इनके 2 खतों के लोगों ने ग्वासी पुल पे, ये नीचे दामा पुल पे, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री से की थी, ब्रह्मदत्त जी से, और तब ये रोड उन्होंने मंजूर कराई थी। मेरे नाम खोलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं स्वीकार करता हूँ, इसके बाद इस पर जो पैरवी की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो नहीं हुई। वजह बहुत साफ़ है, यहाँ योजनाएं वो बनती हैं जौनसार बावर में जिस योजनाओं में चहेतों को खाने पीने को कुछ मिल जाए। मैं जब असेंबली लड़ रहा था तो इस क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठे होकर के मुझसे कहा, हमारी कोई मांग नहीं है, चुनाव यदि आप जीत जाओगे तो हमारी ये रोड पक्की करा देना। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, चुनाव चल रहा है, चुनाव जीते ना जीते, काम तो करना ही है। चुनाव का रिजल्ट आपके सामने था। 27 मार्च 2023 को मैं एक लेटर लेके कुछ मार्गों को लेके, जो इसी तरह के मार्ग थे जो राजनीतिक कारणों से छूटे हुए थे, जिसमें आपका चांजोई में टोस नदी पे पुल था,
सुनीर गांव 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पे है, वहाँ के लिए सड़क बननी थी। एक दुआऊ में पुल लगना था, दोनों तरफ सड़क कटी है, कई सालों से बीच में पुल लगा नहीं है। इस तरह की इसमें ये जो दावा पुल बैरावा खारसी खाटवा मार्ग है, इसका भी लेके गया था। सारे मार्गों पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। स्वीकृति लिख करके पीडब्ल्यूडी से कहा, पर्सनली कहा कि सारे मार्ग स्वीकृत होंगे। तो इस रोड पे फिर ये हुआ कि बाकी शासनादेश हो गए सारे जो मेरी चिट्ठी पे थे, ये रुक गया। ये रुका इसी वजह से कि वो जो विभाग ने ये समझ के किया होगा शायद कि ये रोड कटनी है तो अभी टोकन डाल दो, टेंडर होते रहेंगे। रोड कटी हुई थी, फिर दोबारा इसके एस्टीमेट मंगाए गए। मैं स्वयं टेबल पे जाके विभाग में जाके फाइनेंस टेक्निकल सबसे जा कर के अंतिम रूप से नाबार्ड के लिए सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी एग्री हुए कि इसको नाबार्ड से बनवाएंगे। तो जो पत्रावली चली, चलते चलते पत्रावली एक सीएम साहब के टेबल पे पहुंची, इस बीच में आचार संहिता हो गई। आचार संहिता में कोई आदेश कोई किए नहीं जाते हैं। इस मामले में मैं समझता हूँ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धरना हुआ, उस पर फिर एक घोषणा हुई। तो घोषणा तो इस जौनसार बावर के कोई पत्थर नहीं बचा जिस पत्थर के नीचे घोषणा खड़े होकर के, पत्थरों पर खड़े होकर नेताओं ने घोषणाएं नहीं करी। 5 दिन में मास्टर, 6 दिन में डॉक्टर, यहाँ सब कुछ घोषणाएं तो ये घोषणाओं पे तो टिका हुआ है, फर्जी घोषणाओं पे तो इलाका टिका हुआ है। जिन्होंने धरना उठाया, मैं खुद भी गया था, धरना मेरे कहने से नहीं उठे। मैंने उनसे कहा कि क्यों करते हो धरना, मैं करवाऊंगा ना इस रोड को स्वीकृत। मुझे तो जुमे अभी मैं चुनाव भी हारा हूँ, उसके बाद भी मैं करवा दिया आदेश इसके ऊपर। अब जब जिन्होंने ये कहा कि 3 महीने के अंदर बस जो है रोड के टेंडर लग जाएंगे, पेपर में है, सब कुछ है, वीडियो है, ऐसा नहीं है, आपके न्यूज़ ने लिखा है, तो उनको ये करना चाहिए था। 3 महीने के 7 महीने हो गए तो गांव वालों ने जो है चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अब जब चुनाव का बहिष्कार हुआ तो मैंने स्वयं, मुझे पहले जानकारी जुटाई वहाँ के स्थानीय नागरिकों से। मुझे ये कहा कि वहाँ 10 या 12 तो सियाणे हैं गांव के, उनके ऊपर एक मिंडाल के सियाणा जी है, वो खत के सियाणा हैं। तो चूँकि ये गांव के पंचायतों के बीच का मामला हो गया, वो तो ये सियाणे तय करेंगे, उनको अधिकृत किया है। मैंने प्रत्येक सियाणे से पहले फ़ोन मांगे, सबके प्रत्येक सियाणे से इजाज़त मांगी कि मैं वहाँ आना चाहता हूँ, आपसे बात करनी चाहता हूँ। यदि तो मीटिंग का ही बहिष्कार कर रखा है, किसी से मिलने का बहिष्कार कर रहा है, तो मेरे आने का क्या फ़ायदा है। लेकिन एक बार क्या बात भी नहीं सुनोगे, बल्कि मुझसे सवाल किए कि आप क्यों आना। मैंने कहा मैं इसलिए आना चाहता हूँ, मैं वहाँ चुनाव लड़ा हूँ, कल तुम्हारा कुछ भी होता है और मैं नहीं आता हूँ वहाँ, कल फिर मुझे वहाँ आना, तुम ही कहोगे कि हमने इतना बड़ा फैसला किया, यहाँ इतना बड़ा वो बहिष्कार हुआ, आप क्या पूछने भी नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। सब सियाणों ने मुझे इजाज़त दी कि ठीक है आप आ जाइए, हम आएंगे। वो जो खत के सियाणा है उनसे भी मेरी बात हुई। उसके बाद मैंने एक अपना प्रोग्राम डाला और अपने लेटर हेड पे एक चिट्ठी डाली कि मैं 7 अप्रैल को मैं भंडारथात जगह है जो जहाँ खत की मीटिंग, वहाँ जाना चाहता हूँ। 5 तारीख की शाम को मैंने ये चिट्ठी अपनी डाली। 6 तारीख को जो है फ़ोन बाजियाँ शुरू हो गई देहरादून से। समय आने पर नाम भी बता दूंगा, प्रमाण भी दे दूंगा। फिर ये हो गया कि बस ये इनकी मीटिंग में नहीं जाना। और वो जो खत के सियाणा थे, प्रमुख रोल उन्होंने धमकाया लोगों को, सियाणों को धमकाया कि कोई गया तो 1 लाख रुपए दंड लगेगा। तो हमने फिर बात क्या करनी थी। उसके बाद जो है मैंने कहा कि मैं तो अभी जाऊंगा तो भंडारथात पे जाऊंगा, चाहे मैं अकेले ही पहुंचूं वहाँ पर, मुझे थोड़ी कोई ठीक है नहीं आएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि एक सियाणे जी मुझे रास्ते में मिले, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नाम लेके कहा कि ये लोग हैं जो इसमें आप खुरापात कर रहे हैं। वो नाम मैं भी लूँगा, अभी नहीं लूँगा, मैं समय पे लूँगा। फिर मैं भंडारथात गया तो देहरादून से कुछ पढ़े लिखे बच्चे जो रोड की बात कर रहे हैं, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, वहाँ पहुँचे तो करीब 40-50 और 3 खतों के सियाणे भी पहुँचे वहाँ पर। तो उनसे मैंने कहा कि देखिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी की इजाज़त लेके आया हूँ, उनका मैसेज लेके आया हूँ, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। और आप ये धरना ख़त्म करिए, किसी से कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं आपको है, आप मुझे पकड़िए कि नहीं फिर भी कुछ गारंटी क्या है। मैंने कहा गारंटी यही हो सकती है मैं कभी आपको मुँह नहीं दिखाऊंगा अपना, ये मैंने कहा वहाँ।
उसके बाद ये सब लोग तैयार हो गए। वो लोग तैयार हो गए, उन्होंने कहा हम खत में आदमी घुमाते हैं, हम लोग इसको खोलेंगे। मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है, कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने ज़्यादा रोल किया और उसका राजनीतिक रूप क्या दिया गया। राजनीतिक सोच देखिए आप, हमारे पार्टी में कुछ लोगों ने तो ये कयास लगाए कि अगर नौटियाल ने धरना खुलवा दिया तो एक तो श्रेय चला जाएगा नौटियाल जी को। कांग्रेस के लोगों ने ये कयास लगाया कि धरना अगर खुलवा दिया तो वोट या निर्दलीय को जाएंगे, क्योंकि उस वैली में निर्दलीय कैंडिडेट का काफ़ी जोर शोर था, मैं घूम के आया हूँ, या फिर बीजेपी को जाएंगे। तो इस पे राजनीति की भेंट ये भी चढ़ गया। सड़क की बात मैं आपको फिर बताता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने जो है आर.के. सुधांशु जी को पूरी जांच के लिए अधिकृत कर दिया है, आदेशित कर दिया है। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ बहिष्कार हुआ, क्यों हुआ, घूम फिर के मैं वहीं आता हूँ। मुख्यमंत्री की सोच क्या है, कोई एक ही क्यों बिठाया अधिकारी को? इसलिए बिठाया कि जिस पीड़ा से आपने बहिष्कार किया है उस पीड़ा को हम ख़त्म करेंगे। वोट तुम किसको दे रहे थे, किसको नहीं दे रहे थे, उससे हट के हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हम उस रोड को मंजूर कराएंगे। वो रोड मंजूर है एक्चुअली, उसमें मुख्यमंत्री जी का फाइनेंस पे एक अनुमोदन होना है। उस पैसे जो 6,40,000 वाला था उसको 15-16 करोड़ जो भी है वो होना है, तो रोड बनेगी। हाँ, हमारे नेताओं का एक काम बढ़िया है, वहाँ बाबू लोगों के पास घूमते हैं विभाग में, फ़ोटो उसकी जीरो शासन अंदाज की फ़ोटो और वो निकालते हैं और पोस्ट पर डालते हैं। लेकिन मैं इस पर डिबेट करना चाहता हूँ, ऐसी डिबेट नहीं कि टीवी पे, मंच पे चाहता हूँ, चौड़ते बुलाइए आप मंच पे। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इस रोड का जो मामला उठा है 27 मार्च 2023 से पहले की कोई चिट्ठी बिता दे मुझे फाइल पे जो लगी इस रोड के संबंध में। सही फ़ोटो खिंचवाए, मुख्यमंत्री जी के साथ फ़ोटो खिंचवा लिए, कहीं खिंचवा लिए, तो ये रोड बनेगी। इस रोड को मैं ही, इसको मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया हुआ है मुझे, और उनसे फिर आग्रह करूंगा आचार संहिता घटी कि हमने बनाना ही बनाना है रोड, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। आम तौर पे टिहरी संसदीय जो क्षेत्र है उसमें सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती है, लेकिन इस बार एक युवा नेता जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बॉबी पवार ने आके, आपको लगता है कि मामला त्रिकोणीय बना दिया है? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जौनसार बावर में कुछ नवयुवक वो रोजगार बेरोजगार के कारण निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खड़े हुए। वही स्थिति टिहरी और उत्तरकाशी में थी, लेकिन जितनी मैदानी सीटें, हमारा विकास नगर है, सहसपुर है, पूरा शहर की 3-4 सीटें हैं, वहाँ इस प्रकार का कुछ देखने को आपको भी नहीं मिला होगा, मुझे भी नहीं मिला है। मैं चकराता सीट का संयोजक रहा हूँ बीजेपी की तरफ से। चकराता विधानसभा में चप्पा चप्पा घुमाए मैंने, और मैं तब वहाँ गांव में भी कहा लोगों से, और आज भी बोलता हूँ मैं कि चकराता में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मेरा इलेक्शन ख़त्म हुआ असेंबली का, तो मैंने यही प्रतिबद्धता मैंने एक तरह से अपने मन में ये सोचा कि पार्टी को यदि मैं कुछ दे सकता हूँ, तो आज तक वहाँ भाजपा जीती ही नहीं इस सीट पर, ना लोकसभा में ना उसमें असेंबली में। तो इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना है वहाँ से, और मेरा मत है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत रही है। अब जो आपने ट्रायंगल बताया, ट्रायंगल नहीं, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी आगे है। हम लोग आराम से मुस्तैदी से और खुशी खुशी चुनाव लड़े हैं। जो चकराता विधानसभा है वहाँ एक बात तो हुई है, एक मैसेज तो अब लोगों को मिल गया है। अब काम करना पड़ेगा। दूसरा, भ्रष्टाचार, योजनाओं पे काम हो नहीं रहे, योजनाओं का पैसा नगद बंटवा रहे हैं, विधायक निधि का पैसा नगद बंटवा रहे हैं, निकालते हैं ब्लॉक से, निकालते हैं सीधा, और पंचायत सेक्रेटरियों वगैरह से कह के कैश ले लेते हैं अपने पास और बांटते हैं। तो ये कहानी अब ख़त्म होने वाली है। हम लोग विकास की बात करेंगे, विकास की बात करते हैं, वरना तो हमारी सरकार है। कोई ये भी कह देता है कि तुमने बहिष्कार किया तो हम तुम्हारी सड़क क्यों बनाएं? नहीं, मुख्यमंत्री जी का आज स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा है कि हम ये खोजेंगे कि किस कारण ये बहिष्कार हुआ है, और उन कारणों की
वो उन कारणों की दुरुस्ती करेंगे। दुरुस्ती का मतलब क्या है? हमारी तो सड़क के लिए हमारे लोगों ने जो वहाँ 12 गांव ने बहिष्कार किया, तो वो सड़क बन जाए हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो ये चुनाव बहिष्कार था ये राजनीतिक षड्यंत्र था? ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। इन 12 गांव में कोई 3-1 हज़ार वोट मैं समझता हूँ थे, 2.5-3 हज़ार वोट। तो बहिष्कार तोड़ते थे, बीजेपी का वोट था और ये रुकवा दिया गया। ये जहाँ से जैसे हुआ है वो पार्टी के अंदर बात करूँगा, पार्टी के लीडर से बात करूँगा। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है इसके, कौन कौन इसके रोकने के पीछे था। चक्राता विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगातार वहाँ से कांग्रेस के विधायक ही रहते हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीत के आई है। और जैसे आप मुखर होके, चाहे वो अपने पार्टी के खिलाफ क्यों ना बोलना पड़े, मुखर होके वहाँ के मुद्दे उठाते हैं, विरोध करते हैं, गलत का विरोध करते हैं। क्या वजह है कि जो वहाँ पर सीधे विपक्ष में हैं, चाहे वो जिला पंचायत स्तर पे हो, चाहे विधायक का जिसने पहले इलेक्शन लड़े, वो सीधे तौर पे विरोध क्यों नहीं कर पाते विपक्षी पार्टियों का? क्या वजह है इसकी? देखिए, आपने कहा कि मैं अपने पार्टी का ही चाहे विरोध ना करना पड़े, बात ये नहीं है। आप मोदी जी के स्टेटमेंट सुनते हो, भ्रष्टाचार रहित भारत, भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवा रहे हैं। मोदी जी का एजेंडा नहीं कि भ्रष्टाचार करो। मैं अपने पार्टी के लोगों से भी कहता हूँ कि इनसे दूर रहो जो ये भ्रष्टाचारी है। और यदि मैं वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो उस पर पार्टी की खिलाफत नहीं, मेरी पार्टी नहीं कहती है इनको। ये जो दलाली कर रहे हैं वहाँ पर, जो है जो ये खा रहे इलाके को दीमकों की तरह, मेरी पार्टी नहीं कहती। आज स्थितियाँ बदली है 1 साल में। 1 साल में जौनसार बावर में स्थितियाँ बदली है, उसका कारण मैं रहा हूँ या मेरी पार्टी रही है पीछे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार रहित जो देश बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपने लघु सिंचाई का एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? लघु सिंचाई में पहली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है उत्तराखंड में, तब से लेकर आज तक नहीं भी है तो 300-400 करोड़ रुपए जो है अधिकारियों और कुछ नेताओं के जेब में गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विभाग ऐसा है, इस विभाग को लेने के लिए भी बड़े लालायित रहते हैं जब मंत्रालय बनते हैं। जौनसार बावर में ज़मीन पर नहरें बनी नहीं लघु सिंचाई की, ना टेंडर हुए। आपने कभी सुना नहीं होगा जौनसार टेंडर। अभी कोई 35-40, ज़्यादा ही बल्कि नहीं, इससे ज़्यादा पैसा आया था नहरों का। सारी नहरें मैंने सूची चेक करी, सारी फर्जी नहरें हैं। ना उन नहरों में खेत है, ना पानी है। और वो नहरें जो है वो माइनर इरिगेशन की, मैं माइनर इरिगेशन की पहले बात कर रहा हूँ। उन नहरों में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ गलत सूचना दे करके पैसा मंगा लिया गया और उस पैसे को नगद बांट लिया गया। कालसी ब्लॉक और विकास नगर ब्लॉक में जो एसडीओ थे वो मालामाल होकर अपने रिटायर होकर चले गए। मैं लिखता रहा, मैं सेक्रेटरी, सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी से पर्सनली मिला। मैंने कहा कि क्या हो रहा है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं कहते हुए कि वो सेक्रेटरी भी शामिल है इसमें, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत अब बंद हो चुकी है। वो तो 4 जून को ही रिजल्ट आएगा, लेकिन लोगों में एक जिज्ञासा होती है, जो वोटर होता है उसमें जिज्ञासा होती है। वो आजकल चर्चाएं हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं। क्योंकि आपने चुनाव बहुत नज़दीक से देखा है, जगह जनता के बीच में गए हैं। आपको क्या लगता है टिहरी लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत के सामने आएगा? और अगर आप भाजपा कहते हो तो उसके पीछे कारण क्या है? मेरा कहना यह है कि राजनीति में जनप्रतिनिधि को दूध का धुला रहना बहुत कठिन है। मुझे भी 30 साल हो गए हैं। मैं चुनौती देता हूं लोगों को, जहां मैं राजनीति भी कर रहा हूं, जहां मैं, आप मुझ पर कोई बताइए, मेरे पे कोई आरोप बताइए कि जनता का कोई पैसा उठाया, मैंने कोई ठेका किया हो या किसी को कमीशन खाई हो। तो सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के जीतने के पीछे यहाँ एक कारण है, जो हमारी प्रत्याशी है वो बेदाग है। इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे, वो बेदाग हैं।
और दूसरी बात, हमारी हमारी पार्टी का एक कार्डर बेस है जो काम कर रहा है ग्राउंड पे, गांव में काम कर रहा है लोगों के साथ में। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है देश। लेकिन टिहरी की जो प्रत्याशी है उन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। लोकसभा में ज़्यादा काम लोकसभा सदस्य का लोकसभा में ही होता है, और ऐसा नहीं कि जो हमारे बड़ी केंद्र स्तर की योजना है उनके लिए लिखती रहती हैं, कहती रहती हैं, ऐसा नहीं है, कागजों पर प्रमाण है। तो मेरा मानना तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगी। ये तो थी लोकसभा चुनाव की बात। और चक्राता विधानसभा आपका गृह क्षेत्र भी है और आप वहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आगे भी शायद लड़ने की सोच रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है चक्राता विधानसभा। तो आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में बीजेपी को काम करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर बीजेपी का वोट बढ़े? देखिए, आपने एक बात कही कि मैं चुनाव लड़ा और आगे भी लड़ना चाहता हूँ। दूसरी बात पे मैं एक तरह से हामी नहीं भरूँगा। मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, नहीं लड़ना चाहता हूँ, इस बात पे मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पार्टी ने मुझे एक सम्मान दिया चक्राता में। चुनाव जीत हार लगी रहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अगला चुनाव आए वहाँ जो भी पार्टी का कैंडिडेट हो जीत करके आए। ये मेरा एजेंडा है। और मैं तहे दिल से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस तरह से चौकर्ते में काम नहीं करता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मेरे हिसाब से कौन किसको कहाँ फिट करना, नहीं। हमारे पार्टी ने निर्णय लिए, कुछ संगठनात्मक कुछ क्षेत्रों में कमी रही, पर मैं उसमें भी कोई दखल नहीं की, ना मैं दखल करूँगा। काम क्या करने हैं, सबसे पहले जो काम करना है, मुझे बड़ी खुशी है कि अब नवयुवक देखता हूँ मैं, ऐसे नवयुवकों को देखता हूँ। अभी एक सड़क का मामला उछल रहा है, वीडियो चल रही है कुछ बच्चों ने, मैं उनको बड़ी शाबाशी भी दी है कि सड़कें जो है आधी चौड़ाई पे कार्टियर पेमेंट कर दिए। तो अभी मैं ये समझता हूँ मुझे भी निकलना पड़ेगा इलाके में। मैं निकलूँगा, मैं इलाके में निकलूँगा, जगह पे जाऊँगा जहाँ कहाँ ये है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं, नवयुवक बच्चे जो मुझ पे भी कटाक्ष करते थे, मुझ पे भी कुछ आरोप लगाते थे, तो मैं उसको वॉच करता था। बहुत सारे बच्चे, कुछ गाइडेड थे, कुछ बेचारे वैसे जो मुझे जानते नहीं थे, कुछ को कहा जाता था, वो मेरे ऊपर कटाक्ष करते थे सोशल मीडिया में। आज मुझे छोड़ करके आज कटाक्ष कर रहे हैं विकास के गड़बड़ कामों के ऊपर, और पार्टियों से जुड़े हुए हैं, पार्टियों के पदों पे है नवयुवक, वो सीधा खुला बोल रहे हैं कि इसमें जो हम किसी के साथ नहीं, हम इलाके में अच्छा काम चाहिए। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और इस बदलाव से ही चक्राता बदलेगा। आपने चक्राता विधानसभा में घोटालों की बात कही और एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था अवैध पातन को लेकर, जिसमें कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई, कई इस पे सस्पेंड भी हुए, कईयों को चिन्हित भी किया गया, उनके नाम सामने आ गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? आपके द्वारा इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, वन विभाग का मामला मैं कहीं ना कहीं मेरा नाम भी आता है कि मैं भी उसको उठाने में मैं रहा हूँ और मैं उसका समर्थक था जो ये सब हुआ है वहाँ पर। मैं आपको साफ बता दूँ, वन विभाग सबसे भ्रष्टाचार का अड्डा है प्रदेश में आज, और नीचे से ऊपर तक सब मिले हुए हैं। मैं वजह बता देता हूँ। ये तो 7-8 हज़ार स्लीपर वहाँ पड़े हुए मिले, वो जो पूरे जंगल नंगे हैं ऊपर पहाड़ियों में, जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ से वो कहाँ गए स्लीपर? वो स्लीपर गए कहाँ? बिके ना बाज़ार में, हिमाचल तक पकड़े गए। तो ये बताइए कि क्या वो बैरियरों के ऊपर से उड़ के आए या बैरियरों के नीचे से चले गए? बाकायदा बैरियर खोले गए हैं और उनको जाने दिया है। अगले बैरियर पे जो बैठा है उसने भी खोला, तीसरे ने भी खोला, सब जगह बैरियर खोले गए। बैरियर खोल करके ही सारा जौनसार बावर की लकड़ी जो है हो गई। लेकिन एक सबसे बड़ा इसके अंदर जो है, वन निगम ने एक बड़ा खेल खेला। और जिन अधिकारियों ने अगर 100 पेड़ का लॉट ऑफिशियली मंजूर हुआ काटने के लिए, और वन निगम
और जो डीएफओ उधर के, उन्होंने काट के जो 500 पेड़ और काट दिए और वन निगम के गाड़ियों से, वन निगम की गाड़ियाँ चेक ही नहीं होती, उसमें ला के मंडियों में बेचा है। मैं तो कहता हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप कहते हैं कार्रवाई हुई, कार्रवाई क्या हुई? सस्पेंशन कोई कार्रवाई थोड़ी है, सस्पेंशन तो कार्रवाई नहीं है, ये तो आपने मौका दे दिया उसको। एक डीएफओ जो है अभी वहाँ कोर्ट में गया था नैनीताल, वो कहता है इतने दिन तक मुझे सस्पेंड रखा है। इतने दिन तक क्या, उनको तो नौकरी खत्म कर देनी चाहिए थी अब तक, और जेल में होने चाहिए थे। जो है क्या कहते हैं, तुम अगर जौनसार बावर के 15-20 लोगों को इसमें अपराधी मानते हो, तो इसमें वो जो फॉरेस्ट के उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? उनके खिलाफ भी मुका एफआईआर लॉन्च करो। ये जमानत पे हैं तो वो भी चाहे जमानत कराएं अपनी, उनके खिलाफ भी पुलिस में मुकदमा दर्ज होने चाहिए, जिन जिन के नाम आए उनके लिए। तो आपने विभागीय एसआईटी बना दी। विभागीय एसआईटी क्या होती है? विभागीय एसआईटी क्या होती है, ये तो आप ही पूछ सकते हैं जिन्होंने एसआईटी घोषणा की है। विभागीय एसआईटी है मामले को रफा दफा करना। एसआईटी में जो अधिकारी है वहाँ पर तैनात रहे इन एरियाओं में, वो पहले घपले कर चुके हैं, उन्हीं को एसआईटी का, यानी कि जो है जो चोर है उन्हीं के हाथ में चाबी दे दी कि अब तुम संभालो इसको, ठीक ठाक करो, जैसे भी करना, तुम भी शामिल थे इसमें। उनको एसआईटी बनानी है तो पुलिस की एसआईटी बनाइए, पुलिस को दीजिए जांच। और जो एसआईटी हमारी है, जो एसआईटी हमारी तो गठित है स्टेट में, उनको दीजिए जांच, पता लग जाएगा कहाँ क्या है। इसीलिए जो है एक बिल्कुल ही लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो जौनसार बावर की जहाँ तक बात है, जौनसार बावर में अभी पेड़ का कटान बंद हुआ है, बाय एंड लार्ज अधिकतर बंद हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट के अधिकारी अभी तक उस डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं। एक तो जो है, जो जापान से आई हुई ये जो कटर ब्लेड हैं, जो 3-3 फीट लंबे डेप्थ पे पेड़ को काटते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं कर रहे हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात जो आरा मशीनें चल रही है, अवैध भी चल रही है, और जो वैध, जो अपने मशीनों को वैध कहते हैं, उनको जियो क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स क्या है, उसके हिसाब से देखें। और जब वहाँ पेड़ कटानी बंद है पूरा, तो मशीनें किस बात की, आरा मशीनें किस बात की? और आरा मशीनें तो आप एक रोड पे चल रही है, एक गांव में 300 कटर मशीनें हैं, एक ग्राम पंचायत में जो है। आप तो देखोगे 3-4 गांव में बोलेंगे 300, 250, 300 मशीनें रखी हुई है। तो उन्हें क्या जरूरत आरा मशीन पे जाने की? वो मशीन तो ऐसी हो, स्लीपर भी वही बना देती है, वहीं पे बना देती है जहाँ गिराते हैं पेड़ को। उसका क्या है? उसको आप नोटिफिकेशन निकालिए, उसको प्रतिबंधित कर दीजिए। उन एरिया में किसी के पास भी पाई गई तो जैसे ये तो बिना लाइसेंस की बंदूक क्या है, वो तो प्रतिबंधित है नहीं, लेकिन बिना लाइसेंस की प्रतिबंधित है। उसका लाइसेंस जारी हो, जब लाइसेंस देने जाएंगे, जब लाइसेंस प्रतिबंधित हो तो प्रतिबंधित हो जाएगी। ये तो फॉरेस्ट वाले खुद करा रहे हैं, इसलिए बनाया है विभाग। इनको इसलिए बनाया कि तुम जो है जंगल माफियाओं से जंगल कटवाओ खड़े होकर के। ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई बेस्ट, इसमें जांच होगी, पता नहीं लग जाएगा कौन क्या कर रहा है। इस बार हमने लोकसभा चुनाव में देखा युवाओं का बड़ा अहम रोल रहा है, और इसका सीधा उदाहरण बॉबी पवार द्वारा भी देखा गया है कि युवा बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं। युवाओं को आप अंत में क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं जौनसार बावर के सभी नवयुवकों को मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि सबसे पहले तो जो ये बेरोजगारी की बात चलती है, जो सरकारी नौकरियों में हमारा आरक्षण हमको मिल रहा है, एक बात। दूसरी बात, यदि इसी सरकारी नौकरियों के ही सहारे रहना है, तो ये किसी भी जिला से लेके देश तक ये संभव नहीं है। अभी नवीन चक्राता टाउनशिप हुई है, तो बहुत सारे लोग अपना काम शुरू कर दिए। उन्हें कुछ स्वरोजगार अपने इलाके में करना चाहिए। एक तो उससे क्या होगा, जो पलायन हो गया और रिवर्स पलायन वापस हो रहा है, अभी हो रहा है। एक तो अपना कुछ काम करना चाहिए। दूसरी बात, जो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है, और कुछ नेताओं ने जौनसार बावर में लूट खसोट करके अधिकारियों से मिलके संपत्तियां खड़ी कर दी है, उनको पहचानिए, उनका बहिष्कार कीजिए। आप उनकी महिमा मंडित करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। जो लोग गांव में नीचे से मिलकर इन नेताओं से पैसे लाते हैं और काम नहीं करते, पैसे निकाल लेते हैं, उनका भी गांव स्तर पर बहिष्कार कराइए। गांव वालों को कहिए ये पैसा आपका है। कोई ऐसा पैसा, ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है, आज मैं आपके नॉलेज में ला दूं, कि जो किसी व्यक्ति को मिलती हो। हर योजना सामूहिक है, और उस सामूहिक योजनाओं का लाभ जो गांव वालों की होती है। यहाँ ये है कि ये खड़ंजा तो ये मेरा है, वो फाइल ही कहते हैं कि मैंने कराई है। तो ये संस्कृति खत्म होनी चाहिए। आज जो है, आप अभी चक्राता, यदि आप पता करें, जो नवीन चक्राता,
जिसको कोशिश की जा रही कि जिसको भी राजनीति में इसको लपेट दो, वहाँ नवीन चक्राता में करीब 101 होटल बने हैं अभी। कहीं पर आपको आज कमरा नहीं मिलेगा रहने को। कहाँ के लोग आ रहे हैं? दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब सब आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ पैसा दे के जा रहे हैं। तो नवयुवकों को 2 काम करना है। सबसे पहले अपना स्वरोजगार करें, उसके बाद जो ये जो दलालियाँ हो रही है इसको समाप्त करें। इसको समाप्त करें, इसके लिए आवाज़ उठाएं जगह जगह पे, और मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ नामशरण नौटियाल जी, जिन्होंने मुखर होकर तमाम चक्राता विधानसभा के तमाम भ्रष्टाचार को उजागर किया और लोकसभा चुनाव पर भी बात करी और युवाओं को एक संदेश भी दिया आने वाले समय के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर से किसी खास शख्सियत के साथ मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।